हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं सीए पीएस वाला आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। आप लोगों को सीए फाइनल मई 25 एफआर के एग्जाम के एमसीक्यू का सॉल्यूशन कराऊंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ना हर सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस बार भी आईसीआई ने के सिनेरियो में मिस्टेक कर रखी है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। एफआर के सिनेरियो मिस्टेक है, और जब के सिनेरियो मिस्टेक होगी तो हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू का सॉल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें आईसीआई से रिक्वेस्ट करनी है कि डियर आईसीआई, इन केस सिनेरियो मिस्टेक है और इन केस सिनेरियो के रिलेशन में जो भी आपने एमसीक्यू पूछे हैं उनके रिगार्ड में हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए। लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं नवंबर 24 की, तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने एमसीक्यू के रिगार्ड में क्वेरी रेज की थी कि आपके केस सिनेरियो मिस्टेक है, और इसकी वजह से ये जो एक एमसीक्यू है इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा, और एक एमसीक्यू ऐसा था जिसमें अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल हो सकते थे। तो मैं आपको बताता हूं, इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया ना, उसमें जो हमने एमसीक्यू उठाया था कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में भी माना है कि उसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। इट मींस क्या है कि उसमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं और एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव आंसर दे रखे हैं। तो आप लोगों ने इस बार भी क्या करना है, इंस्टीट्यूट को मेल करना है, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे और वो हमें ग्रेस मार्क्स देंगे, या फिर कुछ एमसीक्यू के अंदर जहां पे अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है वो अल्टरनेटिव आंसर देंगे। ठीक सर, हमें मेल कहां पे करना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? और सर हमें मेल क्या करनी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? भाई को तो आपको किस बात की टेंशन, ईमेल आईडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में मेल की ड्राफ्टिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने क्या करना, कमेंट बॉक्स पे जाना है। गए कमेंट बॉक्स पे? जी सर, आप देखिए मेरी साइड से कमेंट है जिसके अंदर मैंने ईमेल आईडी शेयर कर रखी है और साथ में मेल की ड्राफ्टिंग भी शेयर कर रखी है। मैं एक काम और करता हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं और साथ में मेल की ड्राफ्टिंग शेयर कर देता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से ईमेल आईडी उठा लेंगे और मेल की ड्राफ्टिंग उठा लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से ना, देखिए जिन केस सिनेरियो मिस्टेक है वो इशू मैं आपके साथ राइज कर रहा हूं, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा कि देखिए ये मिस्टेक है, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाकई मिस्टेक है। अब आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने क्या करना, हर सीए फाइनल के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आप ना कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने दोस्तों के साथ, कितने ग्रुप में शेयर किया वीडियो को। ठीक चले जी सर। देखिए अभी ना गेंद हमारे हाथ में है। अगर हम इंस्टीट्यूट को सही टाइम पे मेल करेंगे तो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये उनकी साइड से मिस्टेक हुई है, और ग्रेस मार्क्स या फिर एमसीक्यू में अल्टरनेटिव आंसर अगर बनते हैं तो अल्टरनेटिव आंसर के बेस पे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक जी सर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए अभी ना मैंने मई 25 के एग्जाम से पहले एक एबीसी एनालिसिस सीट शेयर की थी। मैं एक बार आपको ना वो जो एबीसी एनालिसिस सीट है उसको दिखा देता हूं। और जब मैंने ये सीट शेयर की थी, साथ में मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, तो मैंने वीडियो में बोला था कि एक हाई प्रोबेबिलिटी है आपका जो मेजर पेपर है ना वो कैटेगरी ए के चैप्टरों में से आ जाएगा। तो मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 90 मार्क्स का पेपर ना, जो यहां पे मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। 90 मार्क्स का पेपर ना जो मैंने कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर रखे हैं उन्हीं में से आया हुआ है। लेकिन मैं इस बात को बोलूंगा कि एबीसी एनालिसिस शेयर करने का जो मेरा पर्पज होता है वो ये होता है कि जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर है उनको आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस को छोड़ के जाएंगे। मैं हमेशा इस फेवर में रहा हूं और आगे भी रहूंगा कि आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, क्योंकि देखिए 30 मार्क्स के आपके ना एमसीक्यू के सिनेरियो आते हैं और आप उन्हें तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपने प्रॉपर सिलेबस कर रखा होगा। ठीक, बट जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर है उनको आपने थोड़ी सी प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। अब यहां पे मैंने एक सीट लगा रखी है जिसमें मैंने और डिटेल में इस बात को बता रखा है कि पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यू जो है वो किस इंडेक्स से चैप्टर से आए हैं, और जो मैंने एबीसी एनालिसिस दिया था उसमें वो कैटेगरी ए के अंदर था या कैटेगरी बी के अंदर था, क्योंकि कैटेगरी सी में मैं कोई चैप्टर नहीं रखता। कैटेगरी सी में हमेशा बोलता हूं कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना। ठीक, 22 मार्क्स के एमसीक्यू जो है वो कैटेगरी ए से आए हुए थे, और 68 मार्क्स का जो पेपर है आपका पार्ट 2 के अंदर वो आपका कैटेगरी ए से आया होता है। ठीक, ये मैं सीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक स्टूडेंट की क्वेरी हो रहा है कि सर एक बात बताइए, जो ये मई 25 का एग्जाम था आपके हिसाब से एमसीक्यू का लेवल कैसा था? मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रखी है,
तो एमसीक्यू बहुत आसान लगे होंगे आपको ना, क्योंकि कोई भी नए टाइप का केस सिनेरियो नहीं था। ठीक, एक बात और, अभी हमने क्या किया है टाइम बिंग के लिए ना, जितने मेरे कोर्स हैं सब पे ना 15% डिस्काउंट चला रखा है। आपने क्या करना है, जो भी कोर्स आप सब्सक्राइब करना चाहो, आपने सक्सेस कोड यूज करना है। आपने क्या करना, सक्सेस कोड यूज करना है। ये जो डिस्काउंट है ये फास्ट ट्रैक कोर्स के ऊपर भी है और रेगुलर कोर्स के ऊपर भी है, सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर। ठीक, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी ना 100% कोर्स कवर कराता हूं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आधा अधूरा कोर्स। फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो करनी है जिसके बेस पे सिलेबस आपका कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने 100% सिलेबस करा रखा है और आपको 100% सिलेबस ही कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यू केस सिनेरियो तभी हैंडल हो पाएंगे जब आपको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैंने अपने फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर 100% कॉन्सेप्ट कराए हैं और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है। अराउंड 1000 क्वेश्चन मैंने अपने फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर कराए। ठीक, सितंबर आपका 25 और जनवरी 26 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे, सक्सेस कोड यूज कर लेंगे, आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक पे डिस्काउंट ऑन कर रखा है। लेकिन जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आइए अब हम क्या करेंगे, केस सिनेरियो सोल्व करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे। जिन बच्चों का सितंबर 25, जनवरी 26 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। एग्जाम के अंदर ना एक चीज का और हमें ध्यान रखना होता है, केस सिनेरियो को कैसे हैंडल करें। तो मैं आपके साथ सबसे पहले प्रोसेस डिस्कस करूंगा, आपको स्टेप बताऊंगा कि आप एग्जाम के अंदर किस बेस पे केस सिनेरियो को सोल्व करेंगे, ताकि केस सिनेरियो आसानी से सोल्व हो जाए और ठीक हो जाए और जल्दी सोल्व हो जाए। आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे और इन बातों को नोट करें। देखिए दोस्त, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, हमें ना डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़नी चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हम उसका आंसर कैसे टिक करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने तो बोला नहीं कि आप केस सिनेरियो पढ़ने से पहले एमसीक्यू पढ़ो और डायरेक्ट आंसर टिक कर दो। मैंने सिंपल ये बोला है कि केस सिनेरियो से पहले आप क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू रीड करेंगे। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये एक आपका केस सिनेरियो और इसके अंदर ये पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, एक लाइन का अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। हमारे लिए रेलिवेंट कौन सा मीनिंग रहेगा सर, जो हमसे एमसीक्यू पूछा गया होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एमसीक्यू का आंसर टिक करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। केस सिनेरियो 1, क्वेश्चन 1, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक गेन ऑन बार्गेन परचेज अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड। ये क्वेश्चन किसका है सर, ये इंड AS 103 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, एस लिमिटेड को एक्वायर किया गया होगा, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमें क्या करना, गुडविल या गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज कैलकुलेट करना, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 25 इन सीएफएस ऑफ राजा लिमिटेड। अब देखिए, अगर हम सीएफएस के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका, या तो अगर वो इन्वेस्टमेंट होगी इंड AS 109 की, तो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे जैसे स्टैंड अलोन में दिखाते हैं। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट होगी आपका इन ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट, तो हम लोग उसके समय क्या करेंगे, इक्विटी मेथड फॉलो करेंगे। ठीक, आगे लिख दिया उसने, इफ इक्विटी मेथड इज एडॉप्टेड फॉर वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये अपना है इंड AS 28 का। ठीक, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस टू बी रिकॉर्डेड बाय राजा लिमिटेड ऑन डिस्पोजल ऑफ द इट्स स्टेक इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में हमने क्या किया है, अपना स्टेक डिस्पोज किया है, तो उसके रिगार्ड में हमें गेन और लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर मान लो कंट्रोल लॉस होगा तो उस केस में इंड AS 103 लगेगा, और अगर मान लो इक्विटी मेथड लग रहा था और हमने क्या किया, शेयर बेच दिए, तो उस केस में आपका इंड AS 28 लगेगा। ठीक, चले जी सर। एक बात और, स्टूडेंट की कई बार क्वेरी ये भी आएगी कि सर जैसे हमारे पास जो बुकलेट थी केस सिनेरियो की, उसमें केस आगे पीछे दे रखे और इवन जो एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन दे रखे वो भी आगे पीछे दे रखे हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाए। दोस्त टेंशन मत लो, ये जो सीट है ना, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से इस सीट को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास यही सीट होगी। ठीक, आइए स्टार्ट कर लेते हैं केस सिनेरियो पढ़ना। राजा लिमिटेड, ए लीडिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, प्रिपेयर इट्स अकाउंट एज पर इंड AS। ठीक है,
द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 25. On 1st April 24, Raja Limited held 35% of total equity share of V Limited, which is an associate company. Okay, 35% शेयर थे सर अपने पास वी कंपनी के, जो कि एक एसोसिएट है, ठीक है. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 इज आपका 1 करोड़ 50 लाख इन द CFS ऑफ राजा लिमिटेड, ठीक है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, राजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 350 टू वी लिमिटेड. अगर मान लो पेरेंट कंपनी एसोसिएट को गुड्स बेचती है तो उसके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर? देखिए, अगर पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट को गुड्स बेचे होंगे तो उस केस में क्या होगा, ये पेरेंट कंपनी है, ये एसोसिएट है, ठीक है. तो स्टॉक किसके पास आ गया होगा सर? एसोसिएट के पास, बिल्कुल ठीक है. और पेरेंट कंपनी ने क्या किया होगा? प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक जी सर. तो हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट के रिगार्ड में हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को दिखाते हैं, ठीक जी सर. तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में क्या होगा, उसकी नेट एसेट प्रेजेंट होगी, तो उसमें स्टॉक भी प्रेजेंट होगा. तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू आपका इन्वेस्टमेंट इन ए. ये एंट्री कितने अमाउंट से आएगी? अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टॉक रिजर्व निकालेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्रोपोर्शन बेस पे हम क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व को कैंसिल करेंगे, ठीक. चलिए आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख. ओके, एक बात और, जब हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टॉक हेल्ड बाई बायर कंपनी टू प्रॉफिट रेशो ऑफ सेलर कंपनी. और प्रॉफिट रेशो हम किस बेस पे लेते हैं? सेल के बेस पे लेते हैं, क्योंकि जो बायर कंपनी का स्टॉक है वो सेलर कंपनी के लिए क्या होगा? सेल वैल्यू होगी. एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी अभी तक केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है आपका मई 25 के एग्जाम से पहले, उन सब की वीडियो मैंने शेयर कर रखी, उन वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक. और मई 25 के एग्जाम से पहले मैंने एक सीट भी शेयर की थी जिसमें मैंने सारे केस सिनेरियो इकट्ठे कर रखे थे. वो सीट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. अब आपने क्या करना, ये केस सिनेरियो और कर लेने, तो आज तक के आपके CA फाइनल FR के जितने भी ICAI ने केस सिनेरियो इशू किए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे. और हाँ, इसके बाद जो भी केस सिनेरियो ICAI इशू करेगा तो मैं उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3 लाख. इसका मतलब 50,000 का प्रॉफिट कमाया है पेरेंट कंपनी ने, तो प्रॉफिट रेशो आ गया आपका 50,000 डिवाइड बाई आपका 350, ठीक. Out of these goods costing 1 lakh to V Limited were lying unsold with it on 31st March 25. Okay, 1 lakh आपका unsold stock है. During the year ended 31st March 25, the statement of P&L of V Limited showed a profit of 25 lakh, ठीक है. V Limited declared and paid a dividend of 10 lakh to its equity shareholder during 24-25. देखिए, इक्विटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियली इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है. और सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, जो भी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर के यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है, हम अपने हिस्से का प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रूट कर लेते हैं. और नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी सेम आता है, ठीक जी सर. एक बात का ध्यान रखेंगे, इनिशियली अगर कोई गुडविल आती है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाती है, उसे हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी पार्ट होती है, अलग से रिकॉर्ड नहीं करते. लेकिन हाँ, अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो उसे हम क्या करते हैं, अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक. अब यहाँ पे अपने को ओपनिंग कैरिंग अमाउंट दे रखा कितने से, 1 करोड़ 50 लाख से, ठीक जी सर. बिल्कुल डिटो केस सिनेरियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा था. आगे देखिए, अब यहां पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 25 लाख. तो हमारे हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा, हम एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मतलब एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू आपका P&L अकाउंट 25 लाख का 35%, 8,75,000. एसोसिएट अगर डिविडेंड बांटती है तो एसोसिएट की नेट सेट कम हो जाती है, हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक. तो 10 लाख का उसने क्या किया, डिविडेंड बांटा है, तो इंटू 35% 350, ठीक जी सर. तो ये बैलेंस आ जाएगा बिफोर कैंसिलेशन ऑफ आपका स्टॉक रिजर्व, 1 करोड़ 50 लाख प्लस 875 माइनस 3,50,000, 1 करोड़ 55 लाख 25,000. अब अनरियलाइज प्रॉफिट कितने से आएगा सर, 1 लाख का अनसोल्ड स्टॉक है, बिल्कुल ठीक है. प्रॉफिट रेशो कितने से, 50,000 का प्रॉफिट कमाया गया अगर 350 का अनसोल्ड स्टॉक होता, ठीक. ये स्टॉक रिजर्व आ गया, हाँ जी. हमारे हिस्से में कितना स्टॉक आएगा, 35%, ठीक. तो 1 लाख इंटू आपका 50,000 डिवाइड बाई आपका 3,50,000 इंटू आपका 35%, 5,000 आ गया.
तो 1,55,20,000। हमसे पूछा था कि कितना बैलेंस आएगा। ये देखिए MCQ2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 25। अपना आंसर आ गया 1,55,20,000। तो ऑप्शन डी आ गया। ठीक, मैं काम करता हूं, इसे रेड पेन से टिक कर देता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक है सर? क्या मिस्टेक है इसमें बताओ? आराम से बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो मेल में मैंने इसको मेंशन कर रखा है। राजा लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ वोटिंग पावर। सर इसके अलावा भी मिस्टेक है? हाँ जी, इसके अलावा मिस्टेक है। जो मिस्टेक मतलब उसके सिनेरियो पे आएंगे जहां पे मिस्टेक है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक, राजा लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एस लिमिटेड विच इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ राजा लिमिटेड। बिल्कुल ठीक है। द कैरिंग वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 24 ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एज पर इक्विटी मेथड कितने से? 50 लाख से। ओके, आराम से लिखेंगे इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल 24 को कैरिंग अमाउंट कितने से इन्वेस्टमेंट में? 50 लाख से। आगे देखिए, ऑन 1 जुलाई 24, 3 महीने के बाद, ये डेट नोट करना प्लीज, 3 महीने के बाद, क्योंकि यहीं पे सारी गड़बड़ है। आउट ऑफ द 50% स्टेक राजा लिमिटेड सोल्ड 20% स्टेक इन एस लिमिटेड टू एन अनरिलेटेड पार्टी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख। ओके, तो 1 जुलाई को 20% शेयर बेच दिए, कितने के? 60 लाख के। एक बार चेक कर ले। हाँ सर चेक कर लेते हैं। 40 लाख 20% शेयर बेच दिए, 40 लाख। ठीक, आगे लिखता है द फेयर वैल्यू द रिटेन्ड 30% इंटरेस्ट इज 60 लाख। ओके, जो रिटेन्ड 30% हिस्सा है उसमें 60 लाख क्या है? उसकी फेयर वैल्यू है। अब यहां पे क्या क्या आंसर बन सकते हैं और क्या मिस्टेक है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या है? आपने मतलब इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन हमें दी है 1 अप्रैल की, ओके, और शेयर बेचे हैं 1 जुलाई को। तो हमें 1 जुलाई का कैरिंग अमाउंट बताओ पहले तो, या फिर 3 महीने के अंदर जो एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ताकि हम अपने हिस्से का 50% प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड कर ले। उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होगी कि यहां पे आपने सेल वैल्यू दे दी, ठीक है जी, सेल प्रोसीड्स दे दी और फेयर वैल्यू दे दी जो रिमेनिंग पार्ट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई साहब ये तो बताओ हमें कि यहां पे कैरिंग अमाउंट कितना है, वो इंस्टीट्यूट ने बता नहीं रखा। तो ये एक मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की साइड से। ठीक है, चलें जी सर। अच्छा, अब हम यहां पे एक एजम्पशन लेके चलेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आती है, किसी भी क्वेश्चन में आती है, तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि कैरिंग अमाउंट शुड बी सेम। ये मजबूरी है हमारी एजम्पशन लेना ना। ठीक है सर, अगर कैरिंग अमाउंट सेम है तो इस केस में प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट के शेयर बेचते हैं और इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल प्रोसीड्स ऑफ द शेयर सेल, ठीक है जी, CFS की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, प्लस आपका आएगा फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक, माइनस आएगा आपका कैरिंग अमाउंट। अब ये कैरिंग अमाउंट हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम क्या करें, कैरिंग अमाउंट सेम मान के चलेंगे। तो 50 लाख का यहां पे प्रॉफिट आ गया। एक तो आंसर ये बनेगा। ठीक है सर, इंस्टीट्यूट ने ना सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दे रखा है, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने सॉल्यूशन दे रखा, तो ये आंसर बनेगा। ठीक, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया होगा। अब एक बच्चा हंस रहा है, सर मैंने कहा क्या सर, अच्छा हो मैंने डेट का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बेटा उस बच्चे के बारे में सोचो ना जिसने डेट का ध्यान दे लिया होगा, उसके दिमाग में तो आया होगा ना कि भाई साहब डेट अलग दे रखी है तो कैरिंग अमाउंट ही नहीं दे रखा। आगे सुनी पाते आंसर में। इसमें एक अल्टरनेटिव और पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कहीं पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि इक्विटी मेथड यहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर 50% शेयर थे और अब शेयर 30% रह गए हैं, तो इट में एसोसिएट और इट में स्टिल ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है कि आपने ज्वाइंटली कंट्रोल का अरेंजमेंट कर रखा है। हाँ सर, अब ये जो 60 लाख हमने वैल्यू कंसीडर की है, ये फेयर वैल्यू कंसीडर की है एज पर इंडेक्स 109, और इंडेक्स 109 कब लगता है? तब लगता है जब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ना हो, ज्वाइंट वेंचर ना हो, एसोसिएट ना हो। तो इसमें एक अल्टरनेटिव क्या बन सकता है? अल्टरनेटिव ये बन सकता है कि जैसे मान लो कैरिंग अमाउंट 50 लाख था, कितने परसेंट के बदले में? सर 50% के बदले में। ठीक है जी, अभी हमारे पास हिस्सा कितना बच गया?
सर 30% हिस्सा, तो 30 लाख का तो कैरिंग अमाउंट ये कंटिन्यू रहेगा। जी सर। अब इसका मतलब 20% का जो कैरिंग अमाउंट है वो हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बदले प्रोसीड्स कितनी मिली है सर, 40 लाख की प्रोसीड्स मिली है, तो 20% हिस्सा हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो 20 लाख का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। एक ये भी अल्टरनेटिव बन सकता है, ठीक। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे अल्टरनेटिव आंसर के बेस पे हमें मार्क्स मिलने चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में भी एरर है तो ग्रेस मार्क्स की अगर पॉसिबिलिटी तो ग्रेस मार्क्स में मिलने चाहिए, ठीक। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑन 1 अगस्त 24 राजा लिमिटेड एक्वायर्ड 70% इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड बाई पेइंग ए कैश कंसिडरेशन ऑफ 9750। ओके, कितने परसेंट शेयर लिए हैं, 70% शेयर लिए, कंसिडरेशन कितना पे किया, 97,50,000, तो कंट्रोल आ गया जी सर, इंक्लूडिंग कंट्रोल प्रीमियम, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एस लिमिटेड कितने से 1,30 लाख से, तो हम लोग क्या करते हैं, पीसी पेड प्लस एनसीआई आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनल बेसिस पे माइनस आपका फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ द आपका एक्वायरी कंपनी, ठीक है, वो है 1,30 लाख। और एनसीआई कैसे कंसीडर करना है एक बार चेक कर लेते, क्वेश्चन ने कुछ कह रखा है क्या। द फेयर वैल्यू ऑफ द 30% ऑफ द शेयर ओन्ड बाय द एनसीआई ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन एक्विजिशन आपका 25 लाख। ओके, तो 25 लाख क्या है आपका फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, हम इसे कंसीडर कर लेंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एस लिमिटेड इज 1,20 लाख। कैरिंग अमाउंट इररेलेवेंट है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेयर वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में डेफ टैक्स, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में टैक्स का रेट दे देता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर डेफ टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ता कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस के ऊपर, ठीक। चले जी सर, हालांकि क्वेश्चन ने कहीं भी टैक्स का रेट नहीं दे रखा, तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो 97,50,000 प्लस आपका 25 लाख माइनस 1,30 लाख, 7,50,000 से क्या आ गया आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है गेन ऑन बार्गेन परचेज 7,50,000 से। चले जी सर, आइए अब चलते हैं केस सिनेरियो 2 पे। केस सिनेरियो 2 में मिस्टेक है, करेंगे बात उसके ऊपर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। हमसे पूछा वैल्यू ऑफ द फ्लैट। अब वैल्यू ऑफ द फ्लैट जो है आपका इंडेक्स 40 में आएंगे या 2 में आएंगे सर, 16 में भी तो आ सकते हैं। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, या दोनों है, और उसको मैंने हेल्ड कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ आपका रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ठीक, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी और इंडेक्स 40 लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लैट को लेके हेल्ड फॉर सेल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो उसके लिए इन्वेंट्री बन जाएगी, फिर इंडेक्स 2 लग जाएगा, ठीक। अगर मान लो एंटिटी ने क्या कर रखा है, फ्लैट को ना रेंट पे दे रखा स्टाफ को, तो उस केस में फिर इंडेक्स 16 लगता है, ठीक। तो हमें क्या करना, वैल्यू ऑफ द फ्लैट कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स लगेगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक। एमसीक्यू नंबर 5, assertion 1, Beta Limited will record the share at 85 and disclose the investment as level 2 measurement as per Ind AS 113 as on 31st March 2025. Reason second, level 2 input are quoted price unadjusted in the active market for identical asset or liability that the entity can assess at the measurement date. एक बार चेक करना पड़ेगा, Ind AS 113 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओमेगा लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपका Ind AS 7 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आपका Ind AS 2 का क्वेश्चन है, इसमें भी मिस्टेक है, करेंगे चर्चा इसके ऊपर ना। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एट कोटा एज ऑन 31st March 24। अच्छा, आप लैंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे 31st March 24 को, ठीक। तो देखते हैं इसके ऊपर कौन सा Ind AS लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि Ind AS आपका 16 लगेगा, 40 लगेगा, 2 लगेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि कौन सा Ind AS कब लगेगा, ठीक। Svita Limited, a public listed company, is engaged in various type of manufacturing and retail activity. It is also engaged in the real estate business. You are provided with the following information. Svita Limited had the following closing stock of raw material. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की साइड से, यहाँ पे रॉ मटेरियल वर्ड लिखा हुआ, ठीक है सर। मिस्टेक क्या, रॉ मटेरियल वाले से नहीं करा सकते क्या, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रखी मटेरियल की।
क्योंकि रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होता है डिपेंड करता है हमेशा फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर ना। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवरेज लोअर। ठीक, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट। ठीक, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, एनआरवी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, लेकिन हम जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं वो कॉस्ट का कंपैरिजन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ करते हैं। हाँ सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहीं पे है ही नहीं। सर हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ये आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। चलो दोस्त मान लेते हैं कि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, लेकिन वैल्यूएशन रॉ मटेरियल का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर। और फिनिश गुड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन ने कहीं दे नहीं रखी। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहां पे फिनिश गुड्स लिखा होगा। तो इंस्टीट्यूट को यहां पे हमें ग्रेस मार्क्स देने चाहिए या फिर अल्टरनेटिव आंसर अडोप्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिव आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो अल्टरनेटिव आंसर बन सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, एक तो बन सकता है फिनिश गुड्स के बेस पे। अगर ये फिनिश गुड्स कंसीडर करके आंसर देते हैं तो उस केस में क्या आंसर बनेगा, उस केस में आंसर बनेगा आपका वुडन बोर्ड और आयरन रोड है, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट प्राइस है। एनआरबी कितने से आएगा, एनआरबी आएगा 105 और 495 माइनस 46 449। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा, 1000 इंटू कॉस्ट प्राइस और एनआरबी एवरेज लोअर ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस 88 के हिसाब से 88,000। अच्छा, आइटम नंबर 2 300 है, कॉस्ट और एनआरबी एवरेज लोअर, आपका एनआरबी कम है, तो जो आंसर बनेगा 300 इंटू 449 134,700। ट्रिपल टू 700। ठीक, एक तो आंसर ये बनेगा अगर ये फिनिश गुड्स मान के सॉल्यूशन देते हैं, ऑप्शन है। ठीक, और अगर इसे रॉ मटेरियल मान के ही वैल्यूएशन करते हैं तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे एज ए रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, और अब ये भी सब्जेक्टिव हो गया कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करें, एट कॉस्ट तब करेंगे जब फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कम है तो उस केस में क्या होगा, फिर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अब क्वेश्चन में सिर्फ फिनिश गुड्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान के कि फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा होगा तो हम इसे क्या करेंगे, कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अगर कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा 88,000 और ये आंसर बनेगा 300 इंटू आपका 458 137,400 225,400। तो इस केस में जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ सेकंड पढ़ेंगे। ऑन 1 जून 22, हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं अभी सर, ये तो 31 मार्च 25 की बात चल रही। ठीक है, ऑन 1 जून 22 एस लिमिटेड परचेज लैंड एट कोटा फॉर 1,45,60,000 हुज फ्यूचर वाज नॉट डिटरमाइंड। अगर मान लो हम लैंड परचेज करते हैं और उसका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं तो उसके इसमें उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मान के चलते हैं, आपका इंडेस 40 लग जाएगा। ठीक, इट रिमेन वैकेंट फॉर मोर देन 2 ईयर। ठीक है, स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। On 30th September 24, the fair value of the property was 1,60,80,000 and on the same date, S Limited began to convert the property into 20 separate flats of equal size which it intend to sell in the ordinary course of the business। देखिए, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिक्लासिफाई करते हैं आइदर एज ए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर आपका एज ए इन्वेंट्री, तो उस केस में क्या होता है, जो कैरिंग अमाउंट है और जो कॉस्ट है वो आपकी सेम रहती है। ठीक, चले जी सर, मतलब जहां हमें कैरिंग अमाउंट की बात आएगी कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट की बात आएगी कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, तो ये जो अमाउंट है हम इसी पे क्या करेंगे, उसे रिक्लासिफाई कर देंगे।
श्वेता लिमिटेड स्पेंड ए टोटल, हाँ फेयर वैल्यू का यहाँ पे कोई यूज नहीं, फेयर वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्क्लोज करते हैं। तो हम रिक्लासिफिकेशन किस पे करेंगे 1,45,60,000 पे, ठीक। श्वेता लिमिटेड स्पेंड ए टोटल ऑफ 1,82,68,000 ऑन दिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट टिल 31 मार्च 25, ओके। तो देखिए 1,45,60,000 तो कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई, ठीक, और इसी में हम उसे क्या करेंगे रिक्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। प्लस क्या करेंगे फर्दर हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट है 1,82,68,000। ऑन दिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट टिल 31 मार्च 25, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीट एज ऑन 31 मार्च 25, प्रोजेक्ट अभी आपका इनकम्प्लीट है। अगर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है तो अपने लिए क्या बन गया वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, ठीक है। एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट द श्वेता लिमिटेड नीड टू स्पेंड फर्दर 94 लाख टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे WIP का, कॉस्ट और NRV इज लोअर, ठीक। कॉस्ट कितनी आ गई 1,45,60,000 प्लस आपका 1,82,68,000, सर 3,28 लाख आपका 28,000, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। The project was incomplete as on 31st March 25 and it was estimated that Shweta Limited need to spend further 94 lakh to complete the project, after which each flat could be sold for 20 lakh। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल 20 फ्लैट बनाएंगे, ठीक है जी, और एक फ्लैट 20 लाख का बेचेंगे। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 4 करोड़ आ गया, ठीक जी सर। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने से आएगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सर 94 लाख से, तो 3 करोड़ 6 लाख से क्या आ गई NRV आ गई। वैल्यूशन किस पे करेंगे लोअर पे, ठीक। तो अपने दो क्वेश्चन थे इसके रिगार्ड में, फ्लैट के रिगार्ड में। एक तो वैल्यू फ्लैट मांगा अपने से 31 मार्च 25 को, तो एज ए इन्वेंट्री हो जाएगी और हम इस पे वैल्यू कर देंगे 3 करोड़ 6 लाख पे। वर्किंग मैंने आपको करा दी। क्लासिफिकेशन 31 मार्च 24 को क्या रहेगा सर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर उसे क्या किया है कंस्ट्रक्शन में लिया, ठीक है। ये देखिए आपका 30 सितंबर को हमने उसे एज ए इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया है, तो 31 मार्च 24 को ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। श्वेता लिमिटेड डेवलप्ड ए न्यू ड्रग दैट वाज इन द फाइनल फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। बीटा लिमिटेड हैड एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन श्वेता लिमिटेड शेयर, ठीक है। बीटा लिमिटेड डिटरमाइन दैट द शेयर had a readily determinable fair value and accounted for the investment at fair value through profit or loss, बिल्कुल ठीक है। On 31 March 25, the drug approval authority notified Shweta Limited management that the drug was not approved, okay। 31 मार्च को हमें पता लगा कि जो ड्रग है वो अप्रूव नहीं हुई। Shweta Limited शेयर closed at 112 on 31 मार्च 25, ओके। तो आपका लिस्टेड कंपनी है, तो ये क्लोजिंग प्राइस आ गया 31 मार्च 25 को, ठीक। लेकिन एक बात देखना, जैसे अपना स्टॉक मार्केट बंद होगी, ठीक है 330 पे, तो उस टाइम प्राइस ये रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। श्वेता लिमिटेड इशूड ए प्रेस रिलीज आफ्टर मार्केट क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 25 अनाउंसिंग द फेल्ड क्लिनिक ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल जो फेल हो गया, इसकी जो हमने प्रेस रिलीज की वो कब की है मार्केट क्लोज होने के बाद। इसका मतलब ये जो प्राइस था ये आपका 112 31 मार्च को 330 तक रहा था, मतलब जब मार्केट क्लोज हुई, ठीक। श्वेता लिमिटेड शेयर ओपन इन द नेक्स्ट वर्किंग डे आपका 85, नेक्स्ट वर्किंग डे में जो प्राइस रहा वो 85 हो गया। तो हम लोग पता क्या करते हैं, इसे 85 मान लेते हैं। और हालांकि जो लिस्टेड कंपनी के शेयर है वो अपना लेवल 1 के अंदर आते हैं, उनकी फेयर वैल्यू, ठीक। लेकिन ये वाला जो केस है एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट हुआ है आपका मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ है, और उस डेट पे फर्दर हमारे पास मार्केट का प्राइस अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे 85 पे दिखा देंगे 31 मार्च को, और ये आपका लेवल 2 के हिसाब से डिस्क्लोजर आ जाएगा, ठीक। आइए इसके रिगार्ड में क्वेश्चन था। Ascertain बीटा लिमिटेड विल रिकॉर्ड द शेयर एट 85, बिल्कुल ठीक है। एंड डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट एज लेवल 2 मेजरमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही लिखी है। रीजन सेकंड, लेवल 2 इनपुट आर कोटेड प्राइस, नहीं, लेवल 1 में कोटेड प्राइस होता। अनएडजस्टेड इन द एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल असेट और लायबिलिटी दैट द एंटिटी कैन असेस द मेजरमेंट डेट, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रू हो गया। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नो। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नो। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ गया। चले आगे जी सर, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा लिमिटेड इज वन ऑफ द एसोसिएट कंपनी ऑफ एस लिमिटेड। ओमेगा लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। आइए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो अपना ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी से है, इसलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेस आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। ठीक, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी है, अगर उसका इंपैक्ट पीएनएल में नहीं आता हम उसे क्या करते हैं, उसका इफेक्ट ले लेते हैं। ठीक, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अगर अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज का मतलब क्या है कि हमने सेल का इंपैक्ट लिया होगा। ठीक है, अगर सेल के बराबर कलेक्शन आता तो ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं आता। अगर ट्रेड रिसीवेबल अपना डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब क्या है कि सेल के कंपैरिजन में अपने पास कलेक्शन ज्यादा आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन सर नॉन कैश ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया, मतलब अपने प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बट कैश इंक्रीज नहीं होगा, माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल इंक्रीज का मतलब क्या है कि परचेज के कंपैरिजन में हमने पेमेंटें कम की होगी, तो परचेज की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा बट पेमेंट की वजह से कैश कम नहीं हुआ होगा, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन वेजेस पेबल, इसका मतलब क्या है कि जितना हमने खर्चा रिकॉर्ड किया उसके कंपैरिजन में पेमेंट ज्यादा कर रखी है। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि सर टैक्स का खर्चा कम हुआ होगा। ठीक है, टैक्स का खर्चा कम हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा बट कैश नहीं बढ़ा होगा, क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। टैक्स पेड, प्रोविजन को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एज ए टैक्स पेड। ठीक, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें, प्लीज ध्यान से बात सुनना, अगर क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि जितना हमने टैक्स पे किया उतना ही क्या प्रोविजन का अमाउंट है, जितना हमने क्या किया टैक्स पे किया उतना अमाउंट क्या है प्रोविजन का अमाउंट। ठीक, तो ये आपका प्रोविजन का अमाउंट सेम आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड सर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, आइए आंसर देखते हैं। 93.4 प्लस 42.5 प्लस आपका 24.9 माइनस 31.3 माइनस इसका इंपैक्ट नलीफाई हो जाएगा 131.60 131.60 ऑप्शन सी आ गया। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं केस सिनेरियो 3 पे। विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर डिटरमाइन द फाइनेंस कॉस्ट दैट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर द रेलिवेंट इंडेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। आपका इंडेस 109 का क्वेश्चन हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस से डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 टू कंप्यूट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। अपना इंडेस 33 का क्वेश्चन हो गया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस ऑफ गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च 25 इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अमेरिकन कंपनी। आपका इंडेस 21 का क्वेश्चन हो गया। विद रिस्पेक्ट टू शेयर एप्रिसिएशन राइट, इंडेस 102 का क्वेश्चन हो गया। डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी एट 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 को हमने लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करना और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना आपका 24-25 में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो रहा होगा 24-25 का उसे माइनस कर देंगे तो वो करंट ईयर का आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक, XYZ लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ होम एंड आपका किचन अप्लायंस प्रोडक्ट। Following information is available in respect of the XYZ Limited for the year ended 31st March 25. During the year 24-25, XYZ Limited purchased a special type of packing material from an USA based company for आपका $14 लाख। देखिए 24-25 के दौरान क्या होता है, कंपनी ने एक स्पेशल टाइप का पैकिंग मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, $14 लाख का। तो एज पर इंडेस 21 हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इसे स्पॉट रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑन 1 December 24 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज आपका 75। ओके, तो इनिशियली हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, आपका परचेज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा फॉरेन क्रेडिट, कितने से 14 लाख इंटू आपका 75। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया ना। हाँ जी सर, एक काम करते हैं लैक्स में लिख लेते हैं अभी ना। ये आएगा आपका 1050 लैक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द अमेरिकन कंपनी प्रोवाइडेड XYZ लिमिटेड विद 5 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। ठीक है, एट रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितने से हो गया 77.5 से। अब एक्सचेंज रेट यहाँ पे बढ़ गया, अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का 2.5 का। ठीक, तो 14 लाख इंटू 2.5 35 लाख का लॉस आ जाएगा। ठीक, एज एट 31 मार्च 25 60% ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वाज स्टिल इन इन्वेंट्री, द फंक्शन करेंसी ऑफ द XYZ इन इंडियन रुपीज। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे 35 लाख का एक्सचेंज लॉस। चलें जी सर, आइए। In order to motivate and retain employee, XYZ Limited announced on 1st April 22 a scheme of granting 6
स्टॉक एप्रिसिएशन राइट टू 400 एम्प्लॉय हु रिमेन इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगले 3 साल तक अगर एम्प्लॉय रुकेंगे तो हम उसे क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय को 6 SAR देंगे, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पोर्टल रिलेटिंग टू दिस स्कीम इज एज अंडर। ये फेयर वैल्यू दे दी, ये आपका एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा 31 मार्च 25 को कितना अमाउंट आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस और खर्चा कितना आएगा करंट ईयर में, ठीक। देखिए स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं ऑन आपका रिपोर्टिंग डेट, ठीक। अब यहां पे देखिए 31 मार्च 25 को नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल कितने से हैं, 380 इंटू 6 SPP पर एम्प्लॉय है इंटू फेयर वैल्यू ऑन आपका रिपोर्टिंग डेट 116 इंटू आएगा आपका एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है और एक्सपायर्ड पीरियड भी आपका 3 ईयर हो गया, तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा 380 इंटू 6 इंटू आपका 116, 2,64,480 माइनस क्या कर देंगे सर, ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी आएगी सर, लास्ट ईयर के क्लोजिंग डेट पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल थे, एक्सपेक्टेड टू सेटल थे, आपका मतलब वेस्टिंग पीरियड के एंड तक सेकेंड ईयर के एंड में एस्टिमेट था कि इतने एम्प्लॉय रह जाएंगे, इंटू SPP पर एम्प्लॉय इंटू आपका फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट इंटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर आई होगी 390 इंटू 6 इंटू आपका 110 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 171,600। तो डिफरेंस अमाउंट आपका P&L में चला जाएगा 264,480 92,880। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया, ये क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई। अपने को ये लायबिलिटी दे रखी है और ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, ऑप्शन सी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। द बोरोइंग ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड 10% ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 24 ₹4.50 lakh, ठीक है जी। दीज डिबेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ XYZ एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। अगर ऑप्शन ऑफ द होल्डर है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वो कैश की डिमांड करेंगे, ठीक। एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर इन द रेस ऑफ आपका 11 ईच ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड टू 1 इक्विटी शेयर, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। जो इंटरेस्ट पे होगा वो आपका 31 मार्च को पे होगा, ठीक है। द मार्केट रेट ऑफ दीज डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इज 14% पर एनम। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के तहत आपका 50 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल, ठीक। हालांकि जो पहला इंटरेस्ट हो 31 मार्च को पे हो रहा है, तो 5 लाख के तो इंटरेस्ट जाएंगे अगले 5 साल तक, ठीक जी सर। और उसके बाद 5 साल के बाद हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को रिडीम कर देंगे 50 लाख। ये हम मान के चलेंगे कि जो डिबेंचर होल्डर है वो कैश की डिमांड करेंगे, तो हमें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर हम कौन सा कंसीडर करेंगे, 14% के हिसाब से 1 डिवाइड बाई 1.14 1 2 3 4 5 0.5194 और आपका एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 3.4331। एक सेकेंड थोड़ा स्पेस बना लेता हूं यहाँ पे। इनिशियल लायबिलिटी कितनी आएगी, 5 लाख इंटू 3.4331, ये अमाउंट आ गया आपका 17,16,550। 50 लाख इंटू 0.5194 25,97,000। 43 लाख 13,550। 14% इंटरेस्ट आएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन में तो 1 अक्टूबर का हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट 6 मंथ का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 14% के हिसाब से। 3,01,948.5 949 दे रखा है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा माइनस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिक्लेयर है या नहीं है, ठीक।
द कंपनी हैज एरियर ऑफ 2.4 crore of preference dividend on 31st March 25. It include current year area 1.2 crore. The company did not declare any dividend for equity shareholder as well as for preference shareholder for the year ended. देखिए इरिस्पेक्टिव की एरियर ऑफ डिविडेंड है यानी हम लोग क्या करें, सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड इसमें से माइनस करें क्योंकि आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो 1.2 आ गया। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी लिमिटेड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैंडल voluminous sensitive data for its client such as personal information and record of their financial transaction। ये आपका अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर से क्वेश्चन है। एट टाइम इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई वेरियस रेगुलेटरी बॉडी टू शेयर इट्स क्लाइंट डेटा विद देम, ठीक है। ट्रेडिशनली इट इन्वॉल्व रिव्यूइंग द ट्रांजेक्शन एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स विच इज टाइम कंज्यूमिंग। सिक्योरिटी लिमिटेड वांट टू एंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट स्टोरेज ऑफ इट्स फाइनेंशियल डेटा, एनहांस डेटा प्राइवेसी एंड मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। देखिए आपका एनहांस डेटा प्राइवेसी भी आ गया, ठीक है, मेंटेन ट्रस्ट आ गया और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डेटा स्टोरेज में। विच टेक्नोलॉजी वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर सिक्योरिटी लिमिटेड टू अचीव द अबव, ब्लॉकचेन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। बाजार लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एच ₹4 पर पीस, ठीक है जी, 2000 का एक पीस बिकेगा, ठीक है। As part of the contract, it gives the customer a 40% discount voucher for any future purchase up to 1000। हमने क्या किया, बीइंग ए बाजार लिमिटेड अपने कस्टमर को बोला कि आप ना अगर फ्यूचर में परचेज करेंगे 1000 तक की तो हम आपको 40% डिस्काउंट देंगे, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे लिखता है, एक सेकेंड, आगे लिखता है, बाजार लिमिटेड इंटेंड टू ऑफर ए 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज एज पार्ट ऑफ ए सीजनल प्रमोशन। देखिए 10% डिस्काउंट हम सब कस्टमर को देंगे, तो इसका मतलब हमने क्या किया, जिस कस्टमर को 2000 के गुड्स हम बेच रहे हैं उसको एक तरीके से हम 30% का वाउचर दे रहे हैं, ठीक। तो अपने आप में एक जो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनेगी 30% का डिस्काउंट वाउचर बनेगी, ठीक। द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एडिशन टू 40% डिस्काउंट वाउचर, ओके, इसका पार्ट है, आगे क्वेश्चन ने लिख भी दिया। अगर सिर्फ 40% डिस्काउंट एक्स्ट्रा होता 10% के अलावा, फिर आपका 40% क्या बन जाता, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की वैल्यू बन जाती, ठीक। Bajaj Limited believe there is a 90% likelihood that the customer will redeem the voucher and on an average a customer will purchase 1000 of the additional product। देखिए हमने क्या किया, 2000 रुपीज लिए और यहाँ पे 2 PO कंप्लीट करना हमें। एक तो हमने आज क्या किया, सेल की है, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट आज सेल किया उसकी फेयर वैल्यू 2000 है, और एक हमने क्या किया, डिस्काउंट वाउचर दी। डिस्काउंट वाउचर जो है कितनी वैल्यू उसकी, 1000 के गुड्स परचेज करेगा तो कस्टमर को एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट तो सबको मिलेगा और 90% चांस ये है कि मतलब 90% के बराबर गुड्स कस्टमर परचेज करते हैं। देखिए Bajaj Limited believe that there is a 90% likelihood that a customer will redeem the voucher, ठीक, and on average a customer will purchase 1000 of the additional product, ठीक। तो वाउचर की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 इंटू 90% इंटू आपका 30%, 270। तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 के ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर देंगे 2000 और 270 की रेशो में, ठीक। वन 1762 238, ठीक। आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। On the basis of the above information, determine how many performance obligation does Bajaj Limited have and the allocated transaction price। 2 performance obligation है और एलोकेशन कितने कितने से आएगा, 1762 से और 238 से, ठीक। ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया, ठीक। विन लिमिटेड इज ए फर्स्ट टाइम अडोप्टर ऑफ इंड AS, ठीक है जी। द कंपनी हैज ए फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड to maturity under previous GAAP, okay। Under Ind AS 101 the company decide to classify the asset as a financial asset at fair value through P&L, बिल्कुल ठीक है। Determine the impact of this decision in the first set of Ind AS। हम लोग पता क्या करेंगे, इसे हम फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे और जो डिफरेंस होगा रिटेन अर्निंग के अंदर लेके जाएंगे, ठीक। Win Limited must apply the fair value treatment retrospectively, no। Win Limited must recognize the financial asset at fair value at the transition date, बिल्कुल ठीक है। And the difference from the carrying amount under the previous GAAP is adjusted through the retained earning, ऑप्शन बी आ गया, ठीक। चले जी सर, इसी के साथ अपने MCQ समाप्त होते हैं, केस सिनेरियो समाप्त होते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं कि इंस्टीट्यूट की साइड से ना 2 केस सिनेरियो मिस्टेक थी जिनकी वजह से 2 MCQ में गलती हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट को मेल लिखनी है, मेल की ड्राफ्टिंग आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ईमेल आईडी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सितंबर, जनवरी एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल एफआर का बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट मैं इसी चैनल में शेयर करने वाला हूं। आपने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक, और चैनल का लिंक भी अपने सब दोस्तों से शेयर करना है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स में सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।